हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर मैं आप लोगों के सामने सिंथेसिस का पार्ट 4 लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सिंथेसिस के पार्ट 1, 2 और 3 में मैंने किसी भी सेंटेंस को सिंथेसाइज करने के लिए या कंबाइन करने के लिए कुछ विशेष और बेसिक नॉलेज आपको दिया था। बेसिक नॉलेज में क्या था कि आपको क्लॉज की जानकारी दी, उसके काइंड्स की जानकारी दी। फिर हमने क्लॉज के आधार पर सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं ये हमने बताया था। फिर उसके बाद हमने जो है पार्टिसिपल के बारे में भी बताया कि पार्टिसिपल का यूज़ क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। और फिर आज हम इस वीडियो में पार्टिसिपल को यूज़ करते हुए दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, उसकी प्रक्रिया को जानेंगे। सो टुडे द टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। तो ये प्रक्रिया हम लोग शुरू करें, लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ बेसिक जो जानकारी हमने अपने 3 वीडियोस में आप लोगों को दिया हुआ है उसको कृपया आप देखें ताकि वो बेसिक जानकारी आपको हो जाए। क्लॉजेस के बारे में, सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं क्लॉज के स्ट्रक्चर के आधार पर, क्योंकि जो हमारा जो अभी जो प्रक्रिया चल रहा है, ये जो प्रक्रिया चल रही है क्या है, सिंथेसिस। इसमें हमें स्ट्रक्चर, विभिन्न तरह के स्ट्रक्चर का अध्ययन करना है कि सेंटेंस के भिन्न भिन्न तरह के पैटर्न क्या है और भिन्न भिन्न तरह के स्ट्रक्चर क्या है। और चूंकि वही स्ट्रक्चर के आधार पर हमें अलग अलग सेंटेंसेस का निर्माण करना है, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, कंपाउंड सेंटेंस हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस हो। इसी तरह का हमें निर्माण करते जाना है। आगे भी जो मैं प्रक्रिया यहाँ पर मैं करूँगा पार्टिसिपल को यूज़ करते हुए जो कॉम्बिनेशन में करूँगा, उस पर भी आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक एक स्ट्रक्चर को अगर हम लोग ध्यान दें तो फिर हमारी जो ये टॉपिक है बहुत आसान होती जाएगी। हमारी आगे की जो समझदारी है, जो समझ है, वो काफ़ी विकसित होती जाएगी और हम एक एक चीज़ को अच्छी तरह से समझते हुए जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिंथेसिस, हाउ टू यूज़ पार्टिसिपल टू कंबाइन two or more simple sentences into one new simple sentence. So let us see. Rule number 1. यदि एक कार्य जारी हो और उसी बीच में दूसरा कार्य हो जाए तो पहले कार्य के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। जरा ध्यान दीजिए कि क्या कर रहा है कि एक कार्य चल रहा है और तब तक उसी चलते हुए कार्य के बीच में कोई दूसरा कार्य भी हो जाए तो वैसी स्थिति में बता रहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अर्थात जरा एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए। मान लीजिए कि दो सेंटेंसेस यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल पे दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए, शी वॉज वर्किंग कंटिन्यूसली एंड द सेकेंड सेंटेंस इज शी फेल इल। यहाँ दो सेंटेंस आपको दिए हैं जो कंबाइन करना है। पहला सेंटेंस कह रहा है कि शी वॉज वर्किंग कंटिन्यूसली, वो लगातार काम कर रहे थे, वो कार्य जो उसका जारी था और उसी कार्य जो कि जारी था उसी बीच में हुआ क्या कि शी फेल इल, वो बीमार पड़ गई। यानी कि जो ये बात कर रहा है कि एक कार्य चल रहा है और दूसरा कार्य भी उसी के बीच में अगर हो जाए, इसका मतलब ये है कि हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। सो यू कैन सी वर्किंग कंटिन्यूसली, हमने चेंज कहाँ पर किया, शी वाज वर्किंग कंटिन्यूसली, तो सी वाज को रिमूव कर दिया गया और वर्किंग जो कि पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उसको लेते हुए वर्किंग कंटिन्यूसली सी फेल इल, है ना, लगातार काम करते हुए या लगातार काम करके वो बीमार पड़ गई। तो आप देख सकते हैं कि एक कार्य चल रहा था, उसके बीच में दूसरा कार्य हुआ और हमने यहाँ पर जो है काम क्या किया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया है। So let us see the second example. 2. He was watching television. He fell asleep. यहाँ भी उसी तरह के दो सेंटेंस दिया हुआ है। पहला सेंटेंस he was watching television, यानी कि वो टेलीविजन को वॉच कर रहा था, देख रहा था, और he fell asleep, और टेलीविजन देखते देखते वो सो गया। तो आप देख सकते हैं कि एक कार्य चल रहा था। कौन सा कार्य था कि टेलीविजन देखने वाला कार्य चल रहा था और तब तक दूसरा कार्य उसके सोने का हो गया, इसी बीच में सो गया। सो डियर स्टूडेंट्स,
या फिर हमने यहाँ पर वही प्रक्रिया की है कि ही वॉज, इसको हटा दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए वॉचिंग टेलीविजन ही फेल स्लीप। तो स्टूडेंट्स आपने ये देखा होगा कि जो हम अभी जो प्रक्रिया कर रहे हैं, जैसे कि हमने बताया था कि एक सिंपल सेंटेंस हैविंग ओनली वन फाइनाइट वर्ब एंड ओनली वन सब्जेक्ट, तो ये जो नया जो जुड़ा हुआ कंबाइंड जो सेंटेंस है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ ओनली वन फाइनाइट वर्ब है। फेल कह रहा है ना कि ओनली वन फाइनाइट वर्ब, देयर शुड बी ओनली वन फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फेल जो है एक ही फाइनाइट वर्ब है। बाकी आपसे देख सकते हैं कि वर्किंग जो है क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। वर्किंग नॉन फाइनाइट वर्ब है, पार्टिसिपल है। आगे अगली वीडियो में मौका मिला, एक या दो वीडियो के बाद इस प्रक्रिया को मैं करने के बाद मैं आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में बताऊंगा। लेकिन थोड़ी सी आप समझ लीजिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो हैं जो कि किसी भी मेन वर्ब की तरफ प्रयोग नहीं हो सकते हैं, उनका कभी भी मेन वर्ब की तरफ प्रयोग नहीं होता है, और वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग्स में उनका कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसकी वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि फाइनाइट वर्ब वो है जो कि अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग्स में आता है, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार अपना भी रूप बदल करके आता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो सिंगुलर रूप फॉर्म में आता है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है उस वर्ब भी जो फाइनाइट वर्ब भी है वो प्लूरल फॉर्म में आता है, इसलिए वो फाइनाइट वर्ब है। बट नॉन फाइनाइट वर्ब वो है जो अपने सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग्स नहीं आता है, उस पर कोई चेंजिंग, देयर इज नो चेंजिंग। सो आप देख सकते हैं कि वर्किंग कंटिन्यूअसली, काम करते हुए लगातार, सी फेल इल मतलब लगातार काम करते हुए वह बीमार पड़ गई, यानी कि फेल जो है ओनली वन फाइनाइट वर्ब है। तो ये जो न्यूली फॉर्म्ड हमारा सेंटेंस है इसमें ओनली वन फाइनाइट वर्ब एंड सब्जेक्ट भी वही है, सिर्फ सिंगल है, सी फेल इल। दो सेंटेंस को कंबाइंड करके ऐसा किया गया कि वहाँ सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब और एक ही वर्ब, एक ही फाइनाइट वर्ब और एक ही सब्जेक्ट रहे। सेकेंड सेंटेंस भी आप वही देख सकते हैं, ही वॉज वॉचिंग टेलीविजन ही फेल स्लीप। हाँ, तो बच्चों भाई आपको ये भी बता रहा था कि आपको जरा स्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना होगा। ये जो पहला हमारा है सी वॉज वर्किंग कंटिन्यूअसली, इसका जरा स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। सी इज सब्जेक्ट, वॉज इज ए हेल्पिंग वर्ब एंड वर्किंग इज ए मेन वर्ब, पार्टिसिपल। सी वॉज वर्किंग, यानी कि ये जो हमारा टेंस बनता है इसका वो बनता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सी वॉज वर्किंग, वो काम कर रही थी। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखिएगा, इसलिए रखना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे तो आगे चल करके और दूसरे अन्य स्ट्रक्चर जब आएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी कि सर ने ऐसा क्यों बताया था कि आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा। तो ये स्ट्रक्चर हमारा कहता है कि सब्जेक्ट, सिंपल सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब और मुख्य क्रिया, इसमें कुछ एक्शन दिखाई दे रहा है। सेकेंड सेंटेंस में भी कुछ एक्शन दिखाई दे रहा है, ही वॉज वॉचिंग, इसमें भी एक्शन कर रहा है, करता क्या कर रहा है, कुछ एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेंटेंसेस जो है दोनों में कुछ एक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्शन पूरा है, क्योंकि आगे आने वाला जो भी सेंटेंस हम अभी आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताएंगे उसमें आप देखेंगे कि उसमें एक्शन नहीं हो रहा है बल्कि कुछ और, उसका स्ट्रक्चर कुछ और है, और इस तरह से हमें ये समझने में आसानी होगी। तो बच्चों ये तो अभी हमने दो एग्जाम्पल के द्वारा आपको दिखाया, और भी अनेक एग्जाम्पल में आपको दे रहा हूँ। तो पिछला जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल जो भी दिखाया मैंने, उसमें आप देखिए कि सब्जेक्ट सिर्फ एक ही है, सेंटेंस जो है बेशक दो हैं, कंबाइन करने के लिए दो सेंटेंस मिले, लेकिन सब्जेक्ट सिर्फ एक ही है, बस एक ही व्यक्ति कोई दो एक्शन कर रहा है, पहला एक्शन पहले किया और फिर दूसरा एक्शन बाद में हुआ। अर्थात इसी तरह के जो दो सेंटेंसेस हैं जिसमें कि सब्जेक्ट एक हो, वो प्रक्रिया हमने समझाई। अभी अगला जो प्रक्रिया मैं समझाने जा रहा हूँ उसमें भी आप कुछ इसी तरह का ऑब्जर्व करेंगे, निरीक्षण करेंगे कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। यहाँ पर भी अभी जो मैं एग्जाम्पल के द्वारा जो बताने जा रहा हूँ उसमें भी सब्जेक्ट सिंगल ही है, यानी कि दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सिंगल ही है। तो नियम नंबर 2 क्या कहता है,
यदि दो कार्य पास्ट में हुए हों और उनसे कारण परिणाम का संबंध हो या वे एक दूसरे के तुरंत बाद हुए हों तो पहले वाक्य के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। करें कि दो ऐसे वाक्य हों जिनके दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक ही हों और जिनमें कारण और परिणाम का संबंध है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि कारण और परिणाम का संबंध क्या होता है। तो फिर पहले वाक्य के लिए ध्यान दीजिए कि एक एक्शन भी कंप्लीट हुआ है, थोड़ी समय हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ, बिल्कुल उसके तुरंत बाद कोई दूसरा एक्शन हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब दो वाक्यों को कंबाइन करना है जबकि सब्जेक्ट एक ही हो तब हम पहले वाले वाक्य के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 में देख सकते हैं, ही सॉ हिज डॉटर ड्रॉइंग, ही फेल अनकॉन्शियस। ही सॉ हिज डॉटर ड्रॉइंग, उसने अपने बेटी को डूबते हुए देखा। ही फेल अनकॉन्शियस, आप देख सकते हैं कि दोनों कार्य पास्ट में हुए हैं। उसने अपने बेटी को डूबते हुए देखा, ये भी पास्ट में हुआ। ही फेल अनकॉन्शियस, ये भी पास्ट में हुआ। लेकिन दोनों काम तुरंत ही हुआ है, बिल्कुल तुरंत हुआ है। ही सॉ हिज डॉटर ड्रॉइंग, उसने जैसे ही अपने बेटी को डूबते हुए देखा तुरंत ही वो जो है अनकॉन्शियस हो गया, यानी कि बेहोश हो गया। यानी कि एक कार्य के बाद दूसरा कार्य बिल्कुल तुरंत हुआ। इसलिए हम जब ऐसे सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे तो पता चलेगा कि उसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किए हैं। जैसे सीइंग हिज डॉटर ड्रॉइंग, ही फेल अनकॉन्शियस, उसने अपने बेटी को डूबते हुए देखा और वो बेहोश हो गया। तो बिल्कुल ही अब स्पष्ट हो गया कि दो कार्य जो पास्ट में हुए, बस एक के बाद तुरंत दूसरा कार्य हुआ, वैसी स्थिति में भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। पहले वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। हाँ, सब्जेक्ट हमारा वही का वही, वैसे का वैसे ही रहेगा और एक ही फाइनाइट वर्ब रहेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ही सब्जेक्ट है सिंगल और फेल जो है फाइनाइट वर्ब है, और दोनों सेंटेंस मिलकर के एक कंबाइंड जो है सिंपल सेंटेंस का हमने निर्माण किया। दो सेंटेंसेस को मिलाकर के कंबाइंड करके एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण किया बाय यूजिंग पार्टिसिपल। तो ये प्रक्रिया है। फिर दूसरा एग्जाम्पल में देखते हैं जो ये बात कर रहा है कि जिसमें कारण और रिजल्ट का संबंध हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कारण क्या था भाई, हिज डॉटर ड्रॉइंग, मतलब कारण क्या था कि लड़की डूब रही थी, कारण ये हुआ, और जिसके रिजल्ट में ये हुआ कि ही फेल अनकॉन्शियस और वो बेहोश हो गया। यानी कि कारण और रिजल्ट का आपको यहाँ पर संबंध दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, ही फेल्ट टायर्ड, ही वेंट टू बेड, वो थका हुआ महसूस किया और वो बिस्तर पर चला गया। यहाँ भी दो ही कार्य हो रहे हैं। पहला कार्य ही फेल्ट टायर्ड, दूसरा कार्य है वो बिस्तर पर चला गया। यानी कि थके होने की प्रक्रिया पहले हुई और फिर तुरंत उसके बाद क्या हुआ, वो बिस्तर पर चला गया। सो इन द सेम वे वी विल कंबाइन दिस सेंटेंस, फीलिंग टायर्ड यानी कि थका हुआ महसूस करके वो बिस्तर पर चला गया, ही वेंट टू बेड। तो आप देख सकते हैं दो नियम हमने आपको बताया। दोनों नियमों में हमने ये बताया आपको कि दोनों जो सेंटेंसेस हैं, पहला सेंटेंस क्या था कि एक कार्य चल रहा हो, पहला जो नियम बताया था कि एक कार्य चल रहा हो उसी बीच में जो है दूसरा कार्य हो गया, और शर्त ये कि दोनों सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट हैं वही हो। यहाँ भी जो दूसरा नियम जो मैंने बताया उसमें भी ये बता रहा है कि दो कार्य भले ही पास्ट में हुए हो, चल नहीं रहा था, बस बीत गए दोनों कार्य, लेकिन एक के बाद दूसरा अचानक किस तरह से हुआ, तो वैसी स्थिति में भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों हमने आपको अभी दो नियम बताया, हमने उन दो नियमों को आप समझते होंगे बढ़िया से। अब हम आते हैं तीसरे नियम पर आते हैं। तीसरा नियम हमारे क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि यदि पहले वाक्य का स्ट्रक्चर या पैटर्न सब्जेक्ट प्लस इज और एम वाज वर प्लस नाउन और एडजेक्टिव हो, तो पहले वाक्य में बीइंग का प्रयोग होता है। आपको जानना चाहिए कि बीइंग भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही फॉर्म है ना। इज और एम अगर वाक्य में हो, वाज और वर हो,
लेकिन वाक्य की संरचना ऐसे हो, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले सब्जेक्ट हो, या उसके बाद इनमें से कोई एक हो, इज, आर, एम, वाज, वर इत्यादि में से कोई एक हो, और उसके बाद कोई नाउन हो या फिर कोई एडजेक्टिव हो। ध्यान रखिए, अगर इस तरह के सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो तो वहाँ पर हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पहले वाला जो हमने एग्जाम्पल आपको दिए, जो बातें बताई हमने आपको, दो नियम बताए, उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो फॉर्म था वो बीइंग वाला फॉर्म नहीं बताए थे, यहाँ पर बीइंग का हमें प्रयोग करना है। तो यहाँ देखिए कि क्या करें, आई एम वेरी टायर्ड, दो सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे। आई कैन नॉट वॉक एनी फर्दर, आप देख सकते हैं कि ये दोनों वाक्य का जो सब्जेक्ट है सिमिलर है, बिल्कुल सेम है। इस वाक्य में भी आई ही करता है और इस वाक्य में भी आई ही करता है। कंडीशन जो है पहले वाली ही है जैसा कि था, लेकिन फर्क क्या है कि इसका स्ट्रक्चर अलग है। आई एम वेरी टायर्ड, यहाँ आई करता है, एम जो है लिंकिंग वर्ब है, और उसके बाद जो है वेरी टायर्ड ये एडजेक्टिव है। वेरी इज क्वालिफाइंग टायर्ड, टायर्ड जो कि यहाँ पर एडजेक्टिव है और वेरी जो कि वर्ब है, जो कि यानी कि हमारा कंस्ट्रक्शन क्या बना, पैटर्न क्या बना, सब्जेक्ट और लिंकिंग वर्ब और उसके बाद एडजेक्टिव। तो ये जो है इस तरह का स्ट्रक्चर बना। क्या कर रहा है, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। आई कैन नॉट वॉक एनी फर्दर, मैं आगे अब नहीं चल सकता। क्योंकि यहाँ पर भी देख लो कि आप रीजन और रिजल्ट यहाँ पर भी है, स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। पहले वाला स्ट्रक्चर क्या था, पहले वाला जो स्ट्रक्चर था उसमें ये था कि ही वॉज वॉचिंग ए टेलीविजन, ही फेल स्लीप, उसमें क्या था कि ही करता, वाज ऑक्सिलरी वर्ब और वॉकिंग टेलीविजन, यानी कि उसमें कोई एक्शन हो रहा था, लेकिन इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। स्थिति इसमें बिल्कुल ही कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि ये जो इज है, एम है, इसको हम लोग लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि एम, इज, आर इत्यादि जो भी हैं उसके बाद अगर कोई एडजेक्टिव हो, कोई नाउन हो, तो उन्हें हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लेकिन जब एम, इज, आर, वाज और वर का किसी भी टेंस में जब हम सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं तो सहायक क्रिया होता है। यानी कि इनके बाद आने वाला अगर कोई मेन वर्ब जब आता है तो ये सहायक क्रिया है, लेकिन यहाँ पर हम इसको, ये मेन वर्ब ही है, जो कि हम इसको लिंकिंग वर्ब के नाम से जानेंगे। तो बच्चों आपको ये समझ में नहीं आना चाहिए कि अगर स्ट्रक्चर ये हो, आई एम वेरी टायर्ड, स्ट्रक्चर क्या है, कर्ता, फिर लिंकिंग वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव। इसमें आप देख सकते हैं मैं बहुत थका हुआ हूँ, आई कैन नॉट वॉक एनी फर्दर, इसलिए मैं नहीं चल सकता हूँ। इसको कंबाइंड हमने किया, बीइंग वेरी टायर्ड, यानी कि काफ़ी थके होने के चलते या काफ़ी थके होकर के आई कैन नॉट वॉक एनी फर्दर, मैं और आगे नहीं चल सकता हूँ। इट इज़ क्लियर टू यू, अंडरस्टूड? मेरे ख्याल से आपको समझ में आना चाहिए ये कि इसमें और जो पिछले जो एग्जाम्पल्स हमने दिखाए थे उसमें क्या फ़र्क है। अंडरस्टूड? नाउ हम लोग चलते हैं, अगला जो एग्जाम्पल भी ठीक उसी तरह का है। सी इज़ ए फैट वुमेन, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर क्या है, सी इज़ ए फैट वुमेन, सी कैन नॉट रन फास्ट। ठीक उसी तरह का जो कि स्ट्रक्चर हमने बताया है वैसे ही है। सी सब्जेक्ट, इज अ लिंकिंग वर्ब, अब फैट वुमेन यहाँ पर जो है कि संज्ञा भी है, संज्ञा को जो है फैट जो कि एडजेक्टिव है क्वालिफाई कर रहा है। यानी कि बात आप समझ गए होंगे कि जब भी सब्जेक्ट के बाद इज और एम वाज हो, उसके बाद कोई नाउन या फिर कोई एडजेक्टिव हो, वैसी स्थिति में हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो इसको कंबाइन हमने कर दिया, क्या हो गया, कंबाइन हमने किया तो क्या हुआ, बीइंग अ फैट वीमेन, फैट वुमेन, सी कैन नॉट रन फास्ट, सी कैन नॉट रन फास्ट। तो ये तीन तरह के आपको मैंने नियम बताए। इन तीनों तरह के नियमों में थोड़ा सा अंतर आपने देखा होगा। तो ये स्ट्रक्चर बच्चों हमने आपको बताया था कि देखिए स्ट्रक्चर जो है
स्ट्रक्चर के आधार पर ही हमें सिंपल सेंटेंस या फिर कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करना है। तो स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना, स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से उसको स्टडी करना, ये बहुत ज़रूरी होता है भाषा में, लैंग्वेज में, चूँकि स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो मेरे ख्याल से आप भी समझ गए होंगे कि ऐसे स्ट्रक्चर जब हो तो फिर हम बीइंग का प्रयोग करेंगे, दूसरे वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इज, आर, एम, वाज वर्ड जहाँ भी आएगा वहाँ हम बीइंग का ही प्रयोग करेंगे। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में हम आते हैं चौथे नंबर नियम पर आते हैं। तो वैसे जो सेंटेंस दो दिए हुए सेंटेंस है जिनके सब्जेक्ट अलग अलग हों, वैसे पर हम विचार करेंगे। कहता है कि यदि एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो तो दूसरे वाक्य में पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। कहता है कि अगर जो पहला वाक्य है उसका ऑब्जेक्ट पहले वाक्य में जो ऑब्जेक्ट रूप में प्रयोग हुआ है और फिर जो दूसरा दिया हुआ वाक्य है उसमें वो सब्जेक्ट रूप में प्रयोग हो, तो दूसरे वाले में हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। पहले वाले में नहीं, दूसरे वाले में हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। सो जरा देखिए कि कैसे। आप देखिए कि यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, है ना, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो हिम का जो नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ही होता है। ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, मैंने उसे देखा, वह रोड क्रॉस कर रहा था, यानी कि ही जो है यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया। ये जो ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर ही सब्जेक्ट बन गया। यानी कि जो दोनों दिए हुए हमारे जो वाक्य हैं, पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट हिम, दूसरे वाक्य में जो ही है वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। तो नियम कहता है कि जब इस तरह के वाक्य दिया हो तो दूसरे वाले वाक्य, आप देख सकते हैं कि ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, क्रॉसिंग क्या है यहाँ पर, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग हुआ है ना। वाज जो है सहायक क्रिया के रूप में, क्रॉसिंग जो है मेन वर्ब के रूप में, और क्रॉसिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये वाला जो है ही वाज क्रॉसिंग द रोड, इसी में हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्रॉसिंग जो पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है। तो देखिए कंबाइंड करके हम कैसे बनाया हमने, आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, आई सॉ हिम मैंने उसे देखा, क्रॉसिंग द रोड मैंने उसे रोड को क्रॉस करते हुए देखा। अंडरस्टूड? फिर से देखिए, आई सॉ हिम, इसमें आई सब्जेक्ट, सॉ वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट, मैंने उसे देखा। और यही जो हिम है अगले सेंटेंस में ही नॉमिनेटिव केस में आकर के ही वाज क्रॉसिंग द रोड, ये सब्जेक्ट बन गया है। तो ऐसे वाक्य में हमने क्या किया, आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया। समझ में आ रही बात? इसको रिमूव कर देने के बाद ये फॉर्म हमारा आया, आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड। फिर नंबर 2 पर आइए, आई सॉ हर शी वाज टायर्ड, ठीक वही सिचुएशन है। आई सब्जेक्ट, सॉ वर्ब, हर जो है ऑब्जेक्ट है। तो हर जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्ट है। सी का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, और यही हर जो है नॉमिनेटिव केस में आकर के अगले सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य कर रही है। सी वाज टायर्ड, वह थकी हुई थी। आई सॉ हर, मैंने उसे देखा, सी वाज टायर्ड, वह थकी हुई थी। ये देखिए कि यहाँ पर ये जो है पास्ट पार्टिसिपल है, जो कि एक एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग हुआ है। आपको हमने बताया था कि पार्टिसिपल कभी एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है और कभी किसी टेंस के फॉर्मेशन में पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टायर्ड, यानी कि टायर क्रिया से बना हुआ है। ये टायर्ड जो कि पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, और एडजेक्टिव के रूप में हमने यहाँ पर इसको प्रयोग किया हुआ है। इसको हमने कंबाइन किया, आई सॉ हर, और इसको हमने गायब कर दिया, सी वाज, आई सॉ हर टायर्ड। ओके, तो बच्चों अब हम जो है अगले स्टेप पर आते हैं। अगला स्टेप हमारा ये है कि हम ऐसे सेंटेंसेस के बारे में सोचेंगे, उनके बारे में विचार करेंगे जो दो सेंटेंसेस जो दोनों पास्ट में हुए। क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस के उदाहरण
पीछे भी हमने आपको समझाया हुआ है कि वैसे दो कार्य जो कि एक के बाद पास्ट में एक के बाद दूसरा हुआ हो और जिसमें कारण और परिणाम का भी संबंध हो, तो वैसे वाक्यों के बारे में हमने आपको एग्जाम्पल देकर के समझा लिया हूँ। फिर वैसे ही कुछ उससे भी मिलता जुलता एक अगला नियम कहता है कि यदि दो कार्य पास्ट में हुए हों तो पहले कार्य के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए कि यदि दो कार्य पास्ट में हुए हों तो उसके लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोनों कार्य पास्ट में हुए। ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ही टुक ब्रेकफास्ट, ही वेंट टू द ऑफिस। ही टुक पास्ट में हुआ, ही वेंट ये भी पास्ट में हुआ, उसने नाश्ता किया और वह ऑफिस गया, ही वेंट टू द ऑफिस। यानी कि दोनों कार्य पास्ट में हुए। वैसे के लिए कहता है कि पहले वाले जो सेंटेंस के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दे रहा है हैविंग टेकन, हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करके परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे कि आप जानते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3 होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हैविंग टेकन, यहाँ टुक जो है V2 है, यानी कि सेकंड फॉर्म है। ही टुक ब्रेकफास्ट, उसने नाश्ता किया। लेकिन यहाँ पर यह हमको तीसरा रूप लेना है, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, यानी कि नाश्ता करके ही वेंट टू द स्कूल, वो स्कूल चला गया। समझ रहे हैं? द फर्स्ट सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस एंड सेकेंड सेंटेंस इज ऑल्सो इन पास्ट टेंस। तो चूंकि एक के बाद दूसरा कार्य ही हुआ है, लेकिन अंतर है कि थोड़ा सा इसमें फास्टनेस नहीं है, ज़्यादा तीव्रता नहीं है। जैसे पहले हमने आपको बताया था कि वैसे में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है जब दो कार्य एक के बाद तुरंत हुए हो, एक कार्य हो और उसके तुरंत बाद दूसरा कार्य हो, तो उसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि दोनों कार्य पास्ट में हुए हों, लेकिन यहाँ पर दोनों के कार्य होने में बहुत तेजी नहीं है, फास्टनेस नहीं होने के चलते यहाँ पर हम जो है हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किए और ही वेंट टू द स्कूल, वो स्कूल चला गया। ठीक वैसी ही बात है, द चिल्ड्रेन ब्रोक द चेयर, बच्चों ने कुर्सी तोड़ दिया। दे रैन अवे, बच्चों ने कुर्सी तोड़ा, पास्ट में है। दे रैन अवे, वे भाग गए, ये भी पास्ट में है, यानी कि कुर्सी तोड़ने का काम भी पास्ट में हुआ, उसके तुरंत उसके बाद जो क्या हुआ, दे रैन अवे, वो भाग गए। हैविंग ब्रोकन द चेयर, ठीक वही बात है, हैविंग और ब्रोक का जो तीसरा रूप है, ब्रेक का तीसरा रूप है ब्रोकन, है ना कि ब्रेक ब्रोक ब्रोकन होता है ना। ब्रेक फर्स्ट फॉर्म, ब्रोक सेकंड फॉर्म, ब्रोकन थर्ड फॉर्म। तो हैविंग ब्रोकन द चेयर द चिल्ड्रन रैन अवे, बच्चों ने कुर्सी तोड़ करके वे भाग गए। हाँ बच्चों, एक चीज़ और बताएंगे कि जो हमने बताया था कि जो नियम है जहाँ फिर हम यहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी प्रयोग कर सकते हैं ऐसे वाक्यों में, ये इंटरचेंजेबल है। आप यहाँ ये भी कर सकते हो, द चिल्ड्रन ब्रोक द चेयर दे रैन अवे, आप ये भी कर सकते हैं ब्रेकिंग द चेयर द चिल्ड्रन रैन अवे। ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, एक बात ध्यान रखिए। ये सेंस पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करें या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद बच्चों मैं चाहूँगा कि आप इसको मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे होंगे, अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन की बात आपको लग रही होगी, अगर आपको कुछ संदेह हो, तो मैं आपसे फिर आप दोहराऊँगा कि आप जो है कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन या अपनी क्वेरी आप हमको भेजिए। हाँ, या किसी भी तरह की कोई समस्या अगर आपको समझ में आती है इससे रिलेटेड, तो मैं आपके इसको फुलफिल करने का प्रयास करूँगा, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँगा। तो बच्चों, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देना चाहता हूँ इसी पर आधारित, और मैं चाहूँगा कि अगर आप कॉपी और कलम ले लें और उस क्वेश्चन को लिखें और उस क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करें, और एनीवे मेरे पास अगर भेजें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मैं उसका करेक्शन भी कर दूंगा। कैसे आप भेजेंगे आपको अच्छी तरह मालूम है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। जो लोग डायरेक्ट मेरे से कंसल्टेड हैं वो तो आप हमसे डायरेक्ट हमारे पास भेज सकते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, ये जितने भी नियम हमने बताया उन्हीं पर आधारित ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ।
संभव हो तो आप हमारे पास इसको संग करके भेजें। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर आर 3 क्वेश्चंस फॉर यू। इसको आप लोग कॉपी पे लिख लें। पहला क्वेश्चन है, ही वॉज ड्राइविंग अलोंग द रोड, ही नॉक्ड ए चाइल्ड, ही नॉक्ड ए चाइल्ड। 2 सेंटेंसेस है, इसको आप कंबाइन करेंगे। नंबर 2, टर्न टू द राइट, यू विल सी द बैंक। और नंबर 3, द ब्रीज वॉज वीक, इट वुड नॉट विथस्टैंड द वेट ऑफ द ट्रेन। तो इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा थोड़ा पॉज करके आप लिख सकते हैं और अपनी कॉपी में लिखें और उसको संभव हो तो आप हमारे पास भी सेंड करें। अगर कहीं कोई सजेशन की ज़रूरत होगी तो निश्चित रूप से मैं रिस्पॉन्ड करूँगा, मैं आपको बताऊँगा। और आशा है बच्चों कि आप मन लगा करके इसको समझने का प्रयास करेंगे। और हाँ, ये गेस करिए कि हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, अगला हमारा बिंदु क्या होगा पढ़ाने का। इट इज़ नंबर न्यू एंड गेस इट नाउ। थैंक यू once again, bye।